की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय रघुभूषण जी, समृद्ध मंच और इस सभागार में उपस्थित आप सभी साहित्य प्रेमी श्रोतागण। सबसे पहले मैं क्षमा याचना करूं क्योंकि मैं बोलने की स्थिति में हूं नहीं, लेकिन कभी कभी स्नेहवश आदमी कष्ट उठा लेता है, तो मेरी स्थिति वही है। फिर भी खड़ी हुई हूं तो दो चार वाक्य तो बोलूंगी। मैं कैसे शुरू करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो इसलिए है कि सारी अच्छी बातें ये लोग बोल गए जो पहले के वक्ता थे। मुझको सिर्फ इतना कहना है कि प्रेमचंद को गए हुए और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। और अभी हाल में एक कार्यक्रम में मैं गई थी जहां कहानियों पर चर्चा हो रही थी, तो एक विद्वान कहानीकार ने कहा कि प्रेमचंद अब अप्रासंगिक हो गए हैं। तो मैंने उनका विरोध किया था कि आज भी जब कहानियों पर चर्चा शुरू होती है तो वरिष्ठ आलोचकगण प्रेमचंद की कहानियों से ही शुरू करते हैं, बल्कि उनकी जिस कहानी की चर्चा बार बार करते हैं वो ईदगाह कहानी है। प्रेमचंद को अप्रासंगिक कह देना, बोलने को कोई कुछ भी कर सकता है, बड़ा आसान है, लेकिन मुझको नहीं लगता कि प्रेमचंद इतने वर्षों के बाद भी अप्रासंगिक हुए हैं। हालांकि हमारा भारतीय समाज बहुत बदल गया है, इतना बदल गया है कि हम छात्रों से ये तो कह रहे हैं कि आप प्रेमचंद की किताबें रखिए सिरहाने, तो वो किताबें रखेंगे या मोबाइल रखेंगे। ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था जब वो बता रहे थे, क्योंकि अब किताबों की जरूरत तो विद्यार्थियों को रही ही नहीं है। कहाँ मिलेगा आपको आज ईदगाह का वो बच्चे इतने तेज तर्रार हो गए हैं कि वो बड़ों के कान काट रहे हैं। मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने इतना तेज तर्रार बना दिया है बच्चों को कि ये जो बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, मुझको लगता है कि आज तो ईमान की बात करना ही बेईमानी हो। कौन करता है ईमान की बात? ईमानदारी आज के लिए अप्रासंगिक हो गई। जिस तरह से हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं जिंदगी में, उसमें बहुत सारी चीजें जो प्रेमचंद के जमाने में थी और जिनको लेकर प्रेमचंद ने लिखा, बहुत सारी चीजें पीछे छूट गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आज भी हैं और उनको आज समझने की जरूरत है। मैं प्रेमचंद से बहुत जुड़ी हुई रही हूँ। इसकी एक वजह यह है कि मैंने बहुत छोटी उम्र में पूरा पुस्तकालय, मेरे घर के पिछवाड़े एक पुस्तकालय था हिंदी का, और वो मैंने पूरा खंगाला था। और उस वक्त से प्रेमचंद ने मुझे जिस कारण से प्रभावित किया है वो है स्त्रियों के सवाल। और शायद इसीलिए मैं महिलाओं के सवाल से, महिलाओं की समस्याओं से जुड़कर काम करती रही, क्योंकि इसके पहले किसी ने स्त्री के बारे में सोचा ही नहीं था इस तरह से। तब कहानियां लिखी जाती थी आदर्श बहू की, देवरानी जेठानी की, और इसी तरह की कहानियां लिखी जा रही थी। लेकिन प्रेमचंद ने पहली बार कुछ सवाल उठाए जो सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मिथिलेश जी ने सेवा सदन की सुमन की चर्चा की। वेश्यावृत्ति, आज तो स्थिति ये है कि महिलाएं भौतिक कारणों से, भौतिक चकाचौंध से बाध्य होकर स्वेच्छा वेश्यावृत्ति अपना रही हैं। लेकिन जो सुमन की स्थिति थी वो स्थिति कुछ और ही थी। जिस मजबूरी में उसने ये वेश्यावृत्ति ग्रहण की थी उस पर विचार करने की जरूरत है, और अभी भी कहीं कहीं हालात वैसे ही हैं। ये कितने रूपों में फैला हुआ है इसको बताने की आपको जरूरत नहीं। मैंने पहले ही कहा कि सोशल मीडिया ने आपके सामने बहुत कुछ खोल करके रख दिया है, इसलिए इन चीजों पर बोलने की जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही। दूसरी चीज, महाजनी जो सभ्यता प्रेमचंद के समय में थी उसने चेहरा बदल लिया है, और आज के महाजन बैंक है और कैसे कैसे परेशान करते हैं, खास करके उन गरीबों को
जिनको बहुत सारे नियमों की, बहुत सारे कानूनों की जानकारी नहीं होती, तो जानकारी देने की बजाय कैसे परेशान करते हैं। कभी कभी आप अगर बैंक जाते होंगे तो आपको इसका अनुभव होता होगा। एक छोटी सी रकम के लिए कम से कम 10 बार तो दौड़ाते ही हैं, और वो कहते हैं कि हम एहतियात के तौर पर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अपने काम को फैलाने के लिए ये रुख उन्होंने लिया हुआ है। तो प्रेमचंद के समय में जो चेहरा था महाजनी का, वो अब बदल गया है चेहरा, और इसी के कारण आपको पता है कि हजारों किसान हमारे यहाँ हर साल आत्महत्या करते हैं। उसकी जड़ों में वही चीज है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि उस जमाने में प्रेमचंद ने ऐसी सशक्त स्त्रियां दी जो आज भी लोग नहीं दे पा रहे हैं। प्रेमचंद की जो स्त्रियां नायिका के रूप में सामने आई हैं, उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में, उनमें से कुछ तो इतनी सशक्त है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। मुझे सबसे प्रिय है गबन की जालपा, क्योंकि स्त्रियां बदनाम होती हैं कि स्त्रियों में आभूषण प्रियता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जिसने भी ये किताब पढ़ी है उसको पता है कि कैसे वो आभूषणों को परे हटा करके अपने पति के खिलाफ खड़ी होती है, क्योंकि उसके पति ने देशद्रोह का काम किया था। मुझको बहुत पसंद है गोदान की धनिया, क्योंकि वो आवाज उठाती है शोषण के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ। जीत नहीं पाती लेकिन आवाज तो उठाती है। मुझको बहुत पसंद है कर्मभूमि की जो नायिका है सुक्ता, वो बहुत पसंद है। इन सब से आज की महिलाएं इन सब से बहुत कुछ सीख सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की महिलाओं में इन सब से सीखने की चाह है। वो चाह प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ने से शायद पैदा हो। प्रेमचंद को कहा जाता है, आज तो बार बार ये आवाज उठ रही है कि वो दलित विरोधी थे, जैसा कि मिथिलेश जी ने कहा आपसे, लेकिन उनको कर्मभूमि में जो नायिका है मुन्नी, उसका चरित्र पढ़ना चाहिए, और कैसे प्रेमचंद उसके पक्ष में खड़े होते हैं। उसी में एक मुस्लिम महिला है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ऐसे चरित्र प्रेमचंद गढ़ते हैं तो वो कृत्रिम सहानुभूति के सहारे नहीं करते। और जो लोग ये कहते हैं कि कफन के जो दो चरित्र हैं उनके बारे में मेरा ये मानना है, और कुछ और लोगों का भी मानना है, कि भूख आदमी को संवेदन शून्य बना देती है, और जो भूखा रहा है लगातार, कभी भरपेट खाना नहीं मिला हो जिसको, उसके आगे अगर उसका कोई सगा संबंधी भी मृत पड़ा हुआ है और उसके दाह कर्म के लिए, क्रियाकर्म के लिए अगर पैसा मिलता है, तो पहले वो संस्कार उसको नहीं सूझता, पहले उसको अपनी रोटी सूझती है। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसका आचरण कहीं से भी अविश्वसनीय नहीं है। वो संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है, जहाँ आदमी के लिए महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी रोटी होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं संकेत के रूप में आपसे कह रही हूँ, और रविभूषण जी हैं आपको बहुत विस्तार में बहुत सारी बातें बताएंगे। मैं इतना बोल रही हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत कष्टदायक है, क्योंकि आप सबों को मालूम है दंत पीड़ा क्या होती है, और मैं बहुत कष्ट बोल रही थी, तो मुझे क्षमा करेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रेमचंद जयंती 2 दिन बाद में मनाई, हालांकि प्रेमचंद जयंती मेरे लिए खास महत्व रखती है, क्योंकि 31 तारीख को मैं 36 वर्षों के सेवा कार्य के बाद सेवानिवृत्त हुई थी। रविभूषण इसके साक्षी हैं, इसीलिए ये भी मुझे हमेशा याद रखता है, और शायद यही प्रेरणा थी कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए इस किसी रूप में कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार दीदी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद आपने कार्यक्रम में अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज की यह जयंती जिस पर हमने यह संगोष्ठी आयोजित की है, समापन की ओर है। अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैं आदरणीय
प्रोफेसर रविभूषण सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, आप सादर आमंत्रित हैं।